हम लोग पहले सेशन में जो है आप लोगों को मैं सामान्य पहलू बताया था कि जो इंटरव्यू से संबंधी जो बातें होती हैं उन सामान्य पहलुओं पर चर्चा किया गया था। अब हम लोग एक एक बिंदुओं को लेकर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है ऐसे समझिए कि भाई इंटरव्यू में 3 चरण हो गया। एक तो प्री इंटरव्यू स्टेज होता है, साक्षात्कार के पहले का चरण। अब आप सोच रहे होंगे कि साक्षात्कार के पहले का क्या चरण है। भाई जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है DAF जिसको कहा जाता है, उसमें जो है हम लोग जो विस्तृत आवेदन पत्र है, तो उस आवेदन पत्र में हम लोग क्या करते हैं, अभ्यर्थी जो जो लिखता है उसी से तो पता चलता है छोटी छोटी बातों का। जैसे आपने अपने हॉबी के बारे में लिखा तो भावना के आधार पर फार्म न भरा जाए। अब कोई कह रहा है कि हम अपना हॉबी क्रिकेट खेलना लिख रहे हैं और आपको पता चले कि कविता कहानी करना आपकी हॉबी है, तो आप उसके आधार पर जो है अपनी हॉबी मत लिखिए, आप कविता कहानी लिखिए। क्योंकि आप मान लीजिए क्रिकेट नहीं खेलते हैं और दूसरे के कहने पर आपने क्रिकेट खेलना लिख दिया, तो फिर जो है आप मामला बीच में फंसेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एक तो जो प्री है, प्री इंटरव्यू स्टेज जिसको कह सकते हैं, और इसके बाद जो है इंटरव्यू है, और इसके बाद जो है पोस्ट भी बता दें। पोस्ट इंटरव्यू स्टेज, तो पहले हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि प्री इंटरव्यू स्टेज का मतलब है कि आप जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसको ध्यान से भरा जाए, क्योंकि आप उसमें जो जो सूचना देते हैं उन्हीं सूचनाओं से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था हॉबी के बारे में कि जो आपकी वास्तविक हॉबी है, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है हॉबी, दोनों में अंतर होता है। इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप समय निकालते हैं चीजों के लिए। हॉबी आपके जो है वो देखा जाए तो मन मस्तिष्क में बस जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का गार्डनिंग करना है, तो अब देखिए वो व्यक्ति सुबह उठेगा, जाएगा गमले में अपना इधर उधर पानी देगा, इधर उधर देखेगा, अपना जो भी काम करेगा, समय उसको निकालना नहीं पड़ता, वो समय निकल जाता है, उसको हॉबी कहा जाता है। तो मैं बता रहा था कि प्री इंटरव्यू स्टेज में आप सबसे पहले जो फॉर्म भरते हैं उसको ध्यान से भरिए, और इंटरव्यू तो हम लोग चर्चा करेंगे ही थोड़ा बहुत। और जो पोस्ट इंटरव्यू स्टेज है, भाग्य का फैसला, जहां पर भाग्य का फैसला होना है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि इंटरव्यू शुरू हुआ, अब धीरे धीरे इंटरव्यू आगे बढ़ रहा है, अंतिम क्षण भी आना है। अब अंतिम क्षणों में वो पता चल जाता है कि 15-20 मिनट हो गया, अब हमारा जो है इंटरव्यू समाप्त होने वाला है। तो अंतिम क्षणों में किए गए कार्य, जो आप वक्तव्य देते हैं, जो विचार देते हैं, जो आप एटीट्यूड दिखाते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आपको अनुभव हो कि शायद यह अंतिम प्रश्न है, तो उस समय उत्तर देने में थोड़ा अनुशासित हो जाइए, थोड़ा केंद्रित हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। क्योंकि जब आप अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर जब आप जाते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो है वो बातें तुरंत याद रहती हैं, और कहीं ना कहीं मूल्यांकन करते समय जो है उन बातों पर वो लोग जो है फोकस हो जाते हैं कभी कभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका 15-20 मिनट हो जाए, सामान्यतः आधे घंटे इंटरव्यू चलता है, तो ये मान के चलिए कि 20-25 मिनट जब हो जाए तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। अभी मैं बताया, थोड़ा अनुशासित हो जाइए,
थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को सुनिए, थोड़ा अतिरिक्त सावधानी भी रखने का प्रयास करिए। तो ये मैं बताया कि ये जो 3 चरण है, इन तीनों चरणों की भूमिका है। आपको जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसी के आधार पर भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर अंतिम क्षण का भी मैं अभी आपको जिक्र किया था कि अंतिम क्षणों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उस समय लापरवाही नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के जवाब देना है, संतुलित जवाब देना है। अब हम लोग आज जो इस पर चर्चा करेंगे कि जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है, उससे क्या आशा रखा जाता है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उस समय आपसे जो है क्या क्या लोग जो है आशा रख रहे हैं, जो भी 4-5 लोग मेंबर बैठे हुए हैं, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं 2-4-5 बातें आपको बताता हूं। तो आज यही टॉपिक समझिए कि अभ्यर्थी के अंदर क्या क्या आवश्यक गुण होना चाहिए। अभ्यर्थी के भीतर आवश्यक गुण, तो क्या क्या आवश्यक गुण होना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। आज यही विषय वस्तु हम लोग लेते हैं। तो पहला चीज है मेंटल अलर्टनेस। इसका मतलब है कि मानसिक रूप से सतर्क रहना। जैसे मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बार बार जो है प्रश्न दोहराने की मांग करते हैं। तो देखिए, यह इस बात का प्रतीक होता है कि आप मानसिक रूप से सतर्क नहीं हैं। जैसे मैं उस दिन बताया था, कोई प्रश्न मान लीजिए आपने सुना, आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा रिपीट करने के लिए बोल दिए कि सारी सर मुझे समझ में नहीं आया, यहां तक तो चलता है। लेकिन बोर्ड से बार बार प्रश्नों को दोहराने की मांग करना, यह इस बात का प्रतीक है कि आप में जो है सतर्कता नहीं है, कम है। मानसिक रूप से आप ज्यादा सतर्क नहीं हैं। तो पहला विशेषता यह हुआ कि मानसिक रूप से सतर्क रहना है हमको। उसको हम लोग कह सकते हैं सचेत रहना। कि जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया, तो हम लोग जो है उसको सतर्क होकर सुने कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। दूसरा चीज इसमें है, दूसरा जो गुण है कि जैसे हम लोग जो है किसी भी चीज को, जैसे वो पूछ रहा है, तो मान लीजिए ऐसे समझिए, आत्मसात करने की क्षमता। आत्मसात करने का मतलब ये होता है कि पावर ऑफ एसिमिलेशन उसको कहते हैं। इस बात का यह मतलब निकलता है कि जो वो बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उस परिस्थिति को किस हद तक, कितनी सरलता से, कितनी शीघ्रता से आप समझते हैं। कहां तक भाई कोई प्रश्न बोले तो कहां तक उसके डायमेंशन को आप समझ पा रहे हैं, कितना सरलता से आप उसको समझ पा रहे हैं, और कितनी शीघ्रता से आप समझ पा रहे हैं। तभी तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, तभी तो उस प्रश्न का आप विश्लेषण कर पाएंगे। इस बात को हम लोग बोलते हैं आत्मसात करना। कि किसी परिस्थिति को जो है आप कितने अच्छे तरीके से आत्मसात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तभी तो देखिए, जो हम लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं तो उसमें इन्हीं सब चीज, जैसे मान लीजिए 4-5 आप मित्र हैं, सभी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बल्कि बार बार जो है हम लोग भी अपने समय में ऐसे ही करते थे। मान लीजिए 5 मित्रों की टोली है, 4 लोग बैठ गए, 4 लोग प्रश्न पूछ रहे हैं,
एक व्यक्ति उत्तर दे रहा है, तो बार बार इस तरह से उसको जो आप करेंगे तो थोड़ा सा ये जो क्षमता है आपका बढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है कोई अध्यापक बैठा हो या कोई बोर्ड बने तभी आप इंटरव्यू दें, आप अपने मित्रों के साथ भी इंटरव्यू देकर इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो पहलू है यह है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे तार्किक क्षमता, जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको हमेशा जो है तथ्य और तर्क दोनों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क भी उसमें होना चाहिए कि क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, किसी परिस्थिति का निष्पक्ष भाव से विश्लेषण किया जाए, पूर्वाग्रह न रखा जाए। जैसे मान लीजिए जाति, धर्म, या मान लीजिए अभी इस समय चल रहा है कोरोना की समस्या चल रही है, अब उसमें आपसे पूछे कि भाई मंदिर बन रहा है, आपको क्या लगता है कि इस समय जो है मंदिर बनाना उचित है, तो आप सहज भाव से बताइए कि मंदिर, अब देखिए ये सब डायलेमा का प्रश्न है कि भाई मंदिर जो बनाया जा रहा है ठीक है, ये भी आज नहीं तो कल होना ही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला भी दे रहे हैं, तथ्य भी दे रहे हैं, तर्क भी दे रहे हैं, तो उसका सामान्य तरीके से जो है ठीक है उसकी शुरुआत हो जाए। लेकिन हम लोग का ध्यान जो है कोरोना जैसी जो समस्या है उस पर ज्यादा रहना चाहिए। तो आप देखिए आपने तथ्य का भी प्रयोग किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कोई जबरदस्ती मंदिर तो बन नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है भाई मंदिर बने, तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। और दूसरी तरफ आपने ये भी दिखा दिया कि नहीं, इस समय जो है कोरोना की जो समस्या है उन समस्याओं पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह की चीजों इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। कोई पूर्वाग्रह नहीं कि नहीं मंदिर बनाना बहुत जरूरी हो गया है, बिना मंदिर के काम नहीं चलेगा। देखिए आपके भाव में ऐसा नहीं आ रहा है, अभी जो मैं बोल रहा था तो आपके भाव में ऐसा नहीं आ रहा है कि मंदिर बनाना एकदम जरूरी हो गया है। आप सामान्य तरीके से इस घटना को ले रहे हैं, तो इस चीज को कहा जाएगा कि यह व्यक्ति बैलेंस है। चौथा जो पहलू है कि आपका अप्रोच जो है कैसा होना चाहिए। उस दिन भी मैं चर्चा कर रहा था कि देखिए दो तरह के अप्रोच होते हैं। अप्रोच जो है दो तरीके का होता है, एक तो कंस्ट्रक्टिव होता है और दूसरा जो है डिस्ट्रक्टिव होता है। ज्यादा लिखना नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए एक दो लाइन लिख दूंगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आपके भीतर एक रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी तरीका, विनाशकारी तरीका। तो ऐसे समझिए थोड़ा सा, ये जो रचनात्मक तरीका है ये स्थायी समाधान ढूंढता है। समस्या को समझना, जड़ में जाकर समस्या का समाधान करना। और यह जो डिस्ट्रक्टिव होता है यह अस्थायी है, समस्या को टालना, यह नकारात्मक अप्रोच माना जाता है। यह नकारात्मक अप्रोच है और यह जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो आपको हमेशा जो है ये सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण का पालन करना है। थोड़ा सिंपल बताएं। रचनात्मक सकारात्मक का मतलब यह हुआ कि मूल कारण का पता चले, उस समस्या से जुड़ा जाए। क्योंकि जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि देखिए पहले वीडियो में बताया था कि एक बच्चा या कोई व्यक्ति रो रहा है तो दो तरीका है उसका, या तो सीधा उसको डांट दिया जाए, यहां रोना नहीं है चलो भगो,
दूसरा तरीका है कि उससे जाके पूछा जाए क्यों रो रहे हो, तो बताएगा भूख लगा है, समस्या का पता चला ना। तो ये देखा जाए तो ये जो वो रो रहा है, जो आपने पूछा, ये रचनात्मक तरीका है। इससे मूल कारण का पता भी चला, कोई अन्य समस्या है तो वो भी निदान हो जाएगा, उसी तरह की समाज में अन्य समस्याएं हैं तो उसके भी निदान के बारे में। तो आपको हमेशा बातचीत करते समय रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा था कि जैसे पांचवा जो गुण हम लोग कह सकते हैं, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, कि ये जो नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, तो देखिए नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि समस्या पर विश्लेषण जब आप कर रहे हैं तो नेतृत्व का परिचय देना चाहिए, क्योंकि अच्छा अधिकारी वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो भी संसाधन हैं, जो भी लोग हैं, सबको उपयोग में ला देता है। और इस परीक्षा में बैठने वाले जो लोग हैं, चाहे जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग हमेशा ऊर्जावान होता है, दूरदर्शी होता है, और उसमें नेतृत्व का गुण होना जरूरी है, सबको साथ लेकर चलने का गुण। भाई ऑफिस में आप रहेंगे, छोटे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, मान लीजिए अन्य कर्मचारी भी हैं, सबको साथ लेकर आपको टीम वर्क के रूप में कार्य करना है। तो जब कोई ऐसी समस्या पूछा जाए तो आप केवल अपनी भूमिका को मत बताइए, सबको लेकर चलने का प्रयास करिए, सबको जोड़ने का प्रयास करिए। लीडरशिप का गुण होना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा था कि निर्णय लेने की क्षमता, एक होता है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, तो देखिए डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता में होती है, लेकिन शीघ्र निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है, साहस भी रखना है। यदि मान लीजिए भाई व्यक्ति, देखिए कभी जीवन में गलत भी निर्णय ले लेता है, जिसमें बताया कि आप कोई मान लीजिए समस्या उन्होंने बताया, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा अभी, कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो काल्पनिक प्रश्न होते हैं, किसी घटना को वो रखते हैं और उस पर आपकी राय जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, शीघ्र निर्णय भी लेना पड़ेगा, सही निर्णय भी लेना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आप गलत निर्णय ले लेते हैं या कुछ मान लीजिए गलत बोल जाते हैं और वो यदि समझाने का प्रयास करते हैं, तो पहला चीज ध्यान रखिए कि जब वो कोई चीज बताते हैं तो थैंक यू बोला जाए कि आपने सर सही बात बताया। और उसमें यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपके निर्णय में कुछ सुधार करने की क्षमता है, गुंजाइश है, तो निर्णय में सुधार करने में भी सक्षम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपने गलत बोल दिया तो फिर उसी पर बहुत रिजिड रहना है। आपको लगता है कि नहीं, आपका अंतःकरण कहता है कि नहीं हम गलत बोल गए, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर सारे भी बोलना है, उसमें सुधार भी कर लेना है। आपके किसी परिस्थिति पर आपका मत जानने का प्रयास किया जाए, आपके निर्णय के बारे में पूछा जाए कि भाई आपका क्या निर्णय होगा, तो आप निर्णय लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ढुलमुल और बहुत तटस्थ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाना कि ये भी हो जाएगा ठीक है, वो भी हो जाएगा ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय, दुनिया का कोई भी निर्णय सही और गलत नहीं होता है, बात हमेशा ध्यान रखिए। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। आपने आईएएस की तैयारी करने का निर्णय लिया तो ये भी मत समझिए कि जो है वो निर्णय एकदम सही है, हो सकता है वो फॉल्स के नजदीक हो।
लेकिन आपने निर्णय ले लिया तो खूब अच्छे तरीके से आप पढ़ाई किए, पीटी पास किए, मेंस पास किए, इंटरव्यू दिए और अधिकारी बन गए। तो देखा जाए तो ये निर्णय जो थोड़ा गलत के करीब था, धीरे धीरे आपने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि निर्णय को आपने ट्रू कर दिया। अल्लाह, मान लीजिए आपने निर्णय लिया यहां पर कि नहीं, आप जब आईएएस की तैयारी शुरू की तो आपने निर्णय, हो सकता है कि उस समय आपके अंदर क्षमता रहा हो, लेकिन जीवन में आपने इतना लापरवाही किया कि फिर आप जो है पीटी भी पास नहीं हो पाए, मेंस भी पास नहीं हो पाए। तो यहां पे ध्यान रखना है कि निर्णय लीजिए, उस पर थोड़ा अडिग भी रहिए, साहस भी रखिए, निर्णय के साथ सदैव खड़े रहने का साहस भी रखना चाहिए। और गलत निर्णय हो गया तो उसमें सुधार करने में भी सक्षम होना चाहिए। तो जैसे मैं बताया, निर्णय लेने की क्षमता। और एक चीज होता है कि जैसे मान लीजिए, एक हम लोग बार बार देखिए शब्द का प्रयोग करते हैं, कूटनीति से काम ले लेना। कूटनीति से हम जो है परिस्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, उसको कहते हैं एबिलिटी टू हैंडल थिंग्स डिप्लोमेटिकली, कि हम लोग जो है डिप्लोमेसी का प्रयोग करके हैंडल कर लेंगे। तो पहले एक चीज ध्यान रखिए कि डिप्लोमेसी है क्या, कूटनीति है क्या। कूटनीति से स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता, जैसे हम लोग कहते हैं। तो आखिर कूटनीति कहते समय दिमाग में आता क्या है? देखिए, कूटनीति का मतलब जैसे ये होता है कूटनीति, तो कूटनीति में दो बातें होती हैं। पहला चीज होती है संवेदनशीलता, और दूसरा पहलू होता है चतुराई। संवेदनशीलता और दूसरा पहलू होता है चतुराई। तो ध्यान रखिए कि कूटनीति, जब आप मान लीजिए ऐसे समझिए कि सामान्यतः, पहले इसको मैं स्पष्ट करूं, जब हम लोग कोई सुझाव देते हैं, लोग कहते हैं कि इस घटना पर आप अपना सुझाव दीजिए या आप क्या सोचते हैं, तो यहां पर इस कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं। संवेदनशीलता और चतुराई दो शब्द है। जन भावना के प्रति हमको संवेदनशील रहना है, क्योंकि आप लोक सेवक हैं, तो ऐसी दशा में जो है, जो जनता की सेवा है, वो पहलू जो है प्राथमिक होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी चीज आप जब संवेदनशील होकर आप जब कोई सुझाव देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे संवैधानिक मूल्य से, हमारे राजनीतिक मूल्य से, हमारे कानून से वो मेल खाता है कि नहीं। तो ये संवेदनशीलता में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सुझाव देना है तो संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी, इन पहलुओं का ध्यान रखना है। भावना में बहकर सुझाव नहीं देना है। और दूसरा जो शब्द हमने लिखा चतुराई, चतुराई का मतलब ये होता है, इसको मैं पहले समझाता हूं। चतुराई का मतलब होता है कि ऑफिस में देखिए, जब आप काम करेंगे तो कुछ लोग वहां पर जो है ज्यादा समझदार बनते हैं। अधिकारी देखिए, उनको लेकर भी काम करा लेता है। वास्तविकता को जानते हुए भी वह व्यक्ति, जो कर्मचारी है, वह व्यक्ति सुनने को राजी नहीं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति से काम कराना है। तो यहां चतुर होने का मतलब है सूझबूझ। चतुर होने का मतलब हुआ समझना, बूझना, सूझबूझ, समझबूझ कह सकते हैं, समझबूझ। कि समझबूझ आपकी कैसी है, जिससे आपका कार्य पूरा हो जाए, वह व्यक्ति भी संतुष्ट रहे। इसको कूटनीति कहा जाता है, संवेदनशीलता और चतुराई। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए जरा सा, ये सब नौकरी में चलता है। बोर्ड के साथ किसी प्रकार की चालाकी दिखाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि बोर्ड में जो लोग हैं
वो आप 5 साल तैयारी किए हैं, वो 15 साल नौकरी कर रखे, उनको सब पता है। इसलिए आप जो है मतलब व्यवहारिक भाषा में कह लीजिए कि आप उनको मूर्ख बनाने का प्रयास मत करिएगा। अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिएगा, लेकिन ज्यादा जो है कूटनीति करने का प्रयास मत करिएगा। ये कूटनीति शब्द जो है उसमें संवेदनशीलता और चतुराई दोनों होता है, लेकिन बोर्ड के समक्ष जो है ज्यादा चतुराई, ज्यादा कलाकारियां करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मैं बताया कि जैसे मान लीजिए समस्याएं, वो लोग जब समस्या का जिक्र करते हैं तो कुछ ऐसी जटिल समस्या रखेंगे, कुछ ऐसा विकट परिस्थिति वाला प्रश्न पूछेंगे कि आपको जो है, या मान लीजिए आपको परेशान कर देंगे। ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स कम आता है, किसी को ज्योग्राफी मान लीजिए थोड़ा कम आता है, मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी का कमजोर है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही लगातार जो है आपसे 10 प्रश्न पूछा गया। अब पता चले कि आप एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए, इसको कह सकते हैं कि यह विपरीत परिस्थिति है। अब क्या होगा? आपसे 10 प्रश्न पूछा गया और आप 10 प्रश्न पूछने के बाद जो है 10 प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए, 10 में से एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि यहां पर आपको यह कहना है कि महोदय मुझे दुख है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, और उसके साथ यह भी बोलना चाहिए कि मुझे अन्य विषयों की जानकारी है। मैं दोबारा बोलता हूं, सर मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन मुझे अन्य विषयों की जानकारी है। जिससे वो अन्य प्रश्न पूछे तो यहां पर देखा जाए तो इसको सूझबूझ कहते हैं। विकट परिस्थिति में जो है आप अपना हौसला नहीं हार रहे हैं, आप यहां पर भी समझदारी दिखा रहे हैं कि सर मुझे दुख है, मैं इन प्रश्नों को अवश्य जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को अवश्य पढ़ूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, लेकिन मुझे अन्य विषयों की जानकारी है। क्योंकि आप पीटी मेंस पास करके आए हैं तो अब इतना जो है हीन दृष्टिकोण से आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में आ जाए, तो आप क्यों डिप्रेशन में आएंगे? यहां पर भी सूझबूझ का परिचय दीजिए, यहां पर भी समझदारी का परिचय दीजिए। और एक पहलू यह है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, उसमें अपने कौशल का प्रयोग करना है, जो तकनीकी विषय वस्तु है उसका भी प्रयोग करना है। आपके पास क्या कला है, क्या कौशल है, क्या कुशलता है, इन सब चीजों का प्रयोग करना है। जब भी कोई समस्या पूछा जाए तो इन सब चीजों का प्रयोग करना है। लेकिन हमेशा मैं बार बार देखिए कह रहा हूं कि आपका कौशल और तकनीक संवैधानिक कानूनी संरचना के अनुरूप ही होना चाहिए, हवा में बात नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा बात आप समझा रहे हैं जो न तो हमारे संविधान से मेल खाता है, और न ही हमारे कानून से मेल खाता है, और न ही हमारी सामाजिक परिस्थिति से मेल खाता है, तो ये भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आप लोगों को एथिक्स में मैं भी पढ़ाया था, आप लोग भी पढ़े होंगे, एटीट्यूड, कि आपका जो इफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति किसी को डांटता है, ऐसे समझिए व्यवहार में, और उसका एटीट्यूड सकारात्मक है तो दूसरा व्यक्ति नाराज नहीं होता है। इसको कहते हैं दृष्टिकोण, नजरिया, कि आपका नजरिया जो है सकारात्मक होना चाहिए, आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए। जब आप प्रश्न का उत्तर देते हैं, जब आप अपना हाव भाव प्रस्तुत करते हैं,
उससे आपका जो है सकारात्मक सोच का पता चलता है। और जब देखिए मेंबर को ये लगने लगता है, बोर्ड को ये लगने लगता है कि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है अपने आप ही हो जाता है। यदि आप मान लीजिए सपोज करिए औसत दर्जे का भी उत्तर देते हैं, सोच आपकी सकारात्मक है, तो समझिए कि ठीक है, इंटरव्यू कहीं कोई समस्या नहीं है। तो सोच को सकारात्मक बनाना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, दिखावा मत करिए। जैसे हैं अच्छा है, वैसे ही दिखने का प्रयास करिए। बी योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू फेक। जिसे लोग देखिए मान लीजिए हमें कहते हैं, दिखावा करने का मतलब यह है कि किसी का नकल मत करिए। मान लीजिए किसी का आप नकल कर लिए, कोई व्यक्ति आपको देखिए हम लोग समझाते हैं आपको ऐसे बोलना है, आपको इस तरह से बातचीत करना है, लेकिन 10-5 मिनट के बाद आपकी वास्तविकता नजर आ जाती है। तो उससे अच्छा है कि वास्तविक धरातल पर ही बातचीत करिए। बहुत ज्यादा जो है दूसरे, देखिए हर व्यक्ति यूनिक है, ध्यान रखिए, आप भी यूनिक हैं। आप किसी की बाहरी विशेषता और गुणों की नकल कर लिए, लेकिन आंतरिक जो क्षमता है उस आंतरिक क्षमता को कैसे लाएंगे? इसलिए आप अपने को विशेष मानिए और अपने हिसाब से जो आपकी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करिए। अपने को जो है ये मत समझिए कि हमारा जो है तरीका ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपके तरीके में जो है कुछ अच्छाइयां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, उन अच्छाइयों को भी ध्यान रखना है। और बार बार जैसे मैं कहता हूं, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के विचार को नहीं सुन रहे हैं, या मान लीजिए आपको मेंबर कोई समझा रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उनकी हर बातों को ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है, आत्मविश्वास का मतलब दृढ़ निश्चयी होना, अभिमान नहीं रखना। दृढ़ निश्चयी होना, अभिमान नहीं रखना, दृढ़ निश्चय रखना कि नहीं ये चीज है। कोई अहंकार का भाव आपके भीतर नहीं होना चाहिए। और देखिए जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 27 साल के हैं, तो जीवन में आपको बहुत कुछ सीखना है। परसिवरेंस, निरंतर प्रयत्नशील रहना। तो यहां पे ध्यान रखना है, जल्दी हार ना मानना। देखिए हम लोग कहते हैं जीवट व्यक्ति, मान लीजिए आपसे कह दिया कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो आप आराम से बताइए कि सर हमारा यदि सिलेक्शन, वैसे तो मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे अंदर क्षमता है, यदि नहीं भी होता है तो अगली बार मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके आऊंगा, अपनी कमियों को दूर करूंगा। इस तरह का भाव रखना है। बोर्ड के समक्ष निरंतर प्रयत्नशील आपको दिखाना है कि हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। निरंतर सीखना हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं बताया, विनम्र व्यवहार। देखिए विनम्र व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं। यदि आप विनम्र हैं तो देखिए सब लोग आपका सम्मान भी करते हैं। यदि आप विनम्रता के साथ इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड के मन में, जो बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड के मन में आपके लिए जो है यदि नकारात्मक धारणा बन गई है, इस विनम्रता के कारण जो आपने औसत उत्तर दिया है, उस औसत उत्तर पर भी यह विनम्रता पर्दा डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, कोई मान लीजिए फ्रेश आइडिया है, यूनिक आइडिया है, कोई नई सोच है आपकी,
तो आप नई सोच को रखिए, लेकिन मैं अभी बताया हूं कि नई सोच को रखते समय हमेशा ध्यान रखिए असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, बहुत काल्पनिक नहीं होना चाहिए, कुछ यथार्थ में उसका प्रयोग हो जाए। और जब बातचीत करते हैं तो सामाजिक गुण भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप अच्छे सामाजिक प्राणी हैं। क्योंकि सिविल सेवा के जो लोग होते हैं समाज में रहकर सेवा करते हैं, बौद्धिक गुण आपके भीतर है, अच्छी बात है, लेकिन यदि सामाजिक गुण नहीं है तो बौद्धिक गुण जो है वो काम नहीं करेगा। सामाजिक गुण भी रखना जरूरी है, सामाजिकता को भी जानना जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोक सेवक की भावना, तो लोक सेवक जो है वो देखा जाए समाज में सेवा देता है तो ऐसी दिशा में उसके पास जो है सामाजिक गुण अवश्य होना चाहिए। तो कोई समस्या का समाधान करते हैं तो सामाजिक गुणों को भी ध्यान रखिए। जैसे अभी मैं बता रहा था, सोशल कोहेशन, सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक एकता, विविधता का सम्मान होना चाहिए, विविधता में एकता को बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए। तो जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो धर्म, जाति, भाषा, लिंग, सभी चीजों के प्रति आपका जो है सम्मान होना चाहिए। जैसे कभी कभी देखिए बोलते समय किसी जाति या किसी धर्म के बारे में नकारात्मक सोच हो जाता है, ये ठीक नहीं है। सभी धर्म का सम्मान, सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। अभी मैं बार बार कह रहा था, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, इथिक्स में भी पढ़े हैं, इंपैथी। भाई एक होता है सिंपैथी, तो मान लीजिए परिवार के सदस्यों के प्रति जो है हमारा जो दृष्टिकोण है वो सिंपैथी का है, और उससे व्यापक जाकर समाज के प्रति उसी गुण को रखना इंपैथी कहा जाता है, और उससे और व्यापक चले गए तो कंपैशन बन गया, करुणा बन गया। तो नहीं करुणा सही, लेकिन इंपैथी तो होनी चाहिए, समान अनुभूति तो होनी चाहिए। और मैं अभी बताया निष्पक्ष भाव होना चाहिए, उत्तर देते समय एक निष्पक्षता होनी चाहिए कि हम जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो निष्पक्षता का विश्वास बोर्ड को दिलाना होगा। क्योंकि जब वो समझेंगे कि नहीं ये बच्चा निष्पक्ष है, निर्णय लेने में सक्षम है, बेईमानी नहीं करेगा, तभी तो कहा जाता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यदि मान लीजिए आप ईमानदारी का भी दिखा दिए, उस दिन भी मैं चर्चा कर रहा था पहले वीडियो में, तब भी आपका बहुत सारा काम सॉल्व हो चुका है। यदि आपने जो है नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ अपनी बातों को आप रखते हैं, और एक चीज ये है आशावादी दृष्टिकोण रखना, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आशावादी दृष्टिकोण का मतलब यह है कि आप लोग को चाहे वो जितना भी फ्रस्ट्रेट करें, जितना भी उल्टा सीधा प्रश्न पूछे, आपको कह दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं बोला कि 10 प्रश्न पूछे, जैसे 10 प्रश्न पूछा गया और आप एक भी उत्तर नहीं दे गए, तभी देखिए आप आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। कोई समस्या उन्होंने बताया, आपने कह दिया कि नहीं अब तो इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब कार्रवाई में देर हो गई, अब समस्या का निदान नहीं हो सकता है, जो बचा है उसी में समस्या का निदान होना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, भाई गिलास में पानी भरा है, आधा गिलास है, कोई व्यक्ति सोचता है आधा गिलास पानी भरा है, कोई व्यक्ति बोलता है आधा गिलास खाली है। तो जो कह रहा है कि आधा गिलास भरा हुआ है, तो देखिए उसका दृष्टिकोण अलग है। तो आपको इस तरह से सोचना है। और मैं बताया एक चीज और उसमें है, क्लियरिटी ऑफ थॉट, वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा विकास दुबे का जो कांड था, इनकाउंटर किया गया, तो देखिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनकाउंटर का ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बोला भी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो उदाहरण है, यदि कभी प्रश्न पूछा भी जा सकता है इन सब चीजों पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देकर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है भाई ठीक है, उस व्यक्ति ने अपराध किया, जघन्य अपराध किया, लेकिन सजा न्यायपालिका द्वारा मिलनी चाहिए। उससे जो अन्य समस्याओं का भी पता चलना चाहिए था। और एक चीज यह है, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आप जो बोल रहे हैं, आपका जो भाव है, बोर्ड के समक्ष एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ढूलमुल नहीं होना चाहिए कि कभी हां बोले कभी ना बोले, कभी हां ना दोनों बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज उसमें बचता है, बैलेंस ऑफ जजमेंट। बैलेंस ऑफ जजमेंट मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पंथ निरपेक्षता के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या हमारा देश जो है पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है? तो आप स्पष्ट बताइए कि इन मामलों में सेकुलर है, इन सब मामलों में समस्या है, इसलिए इस समस्या का हम लोग अभी निदान कर रहे हैं। स्पष्ट बोलिए, कोई जरूरी नहीं कि आप बोलिए कि नहीं हमारा देश जो है पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है। भाई हमारे यहां देखिए राजनीति में धर्म का प्रयोग हो जाता है। हमारे यहां जो है वो देखा जाए तो धार्मिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक समस्या तो है ना, केवल प्रस्तावना में लिख देने से और संविधान में लिख देने से तो पंथ निरपेक्षता नहीं आएगी ना, व्यवहारिक चीजों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसे स्वीकार करिए। अभिव्यक्ति की स्पष्टता, संतुलित निर्णय शक्ति, अभी जो मैं बताया था बैलेंस ऑफ जजमेंट, कि आप कोई भी उत्तर दीजिए तो संतुलन बना के दीजिएगा। वैधानिक जो कानूनी पहलू है उसका ध्यान रखिएगा, संवैधानिक पहलुओं का ध्यान रखिएगा, नैतिकता का ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमारा राष्ट्रीय हित भी पूरा होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट भी पूरा होना चाहिए। भावना में बहकर उत्तर नहीं देना है। और एक चीज इसमें और भी बताता हूं कि जो मैं अभी बताया था कि कोई सदस्य कोई बात यदि रखता है, कोई विचार रखता है, आपसे भिन्न विचार रखता है, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा, उसको थैंक यू बोलिएगा। और यदि वो मान लीजिए उसमें आपको लगता है कि नहीं ये चीज जोड़ा जा सकता है, तो आप बीच में बात सुनने के बाद आप बोल सकते हैं कि सर इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ। तो मैं कुछ चीजों की चर्चा आपको किया हूं। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले मुद्दों को उठाएंगे। धन्यवाद।